मेरा बेटा शादी ही नहीं करना चाहता था। कहता था जब शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से करूंगा। बड़ी मुश्किल से गूंगी लड़की मिली। मैंने जल्दी से अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। मगर रात होते ही मेरे बेटे और बहू छत पर सोने चले जाते। कहते नीचे बहुत गर्मी है। मगर बहू जब सुबह नीचे आती तो बहुत थकी हुई मालूम पड़ती और मुझे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती तो मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात मैं इस राज का पता लगाने के लिए छत पर छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं तो अपने बेटे के इस शर्त से तंग आ चुकी थी। मैं जब भी उससे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की पसंद की है, मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, माँ मुझे खूबसूरत लड़की नहीं, एक गूंगी लड़की से शादी करनी है। पहले तो लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद कर ली थी, पर जब मैंने उस लड़की की तस्वीर अपने बेटे को दिखाई तो कहने लगा, माँ क्या ये लड़की गूंगी है? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, लड़की तो बहुत प्यारा बोलती है, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल जैसी है। मेरा बेटा गुस्से से बोला, माँ अपना और मेरा वक्त खराब मत करिए। जब मैंने कह दिया कि मुझे गूंगी लड़की से शादी करनी है तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? अब मैं चौंक गई थी कि क्या सच में मेरे बेटे की यही मर्जी थी। मैंने कहा, रजत ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए? रजत बोला, माँ मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता, पर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं मान गया हूँ, पर एक ही शर्त पर कि मैं जब शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। मैं अजीब सी परेशानी में घिर गई थी क्योंकि मैं रजत को बचपन से जानती थी। वो शुरू से ही गंभीर था। वो हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहता, अपने काम से काम रखने वाला। उसने कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था। इसीलिए मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि वो ये सब मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर ये गूंगी लड़की क्यों? उसने कहा, क्यों माँ, गूंगी लड़कियाँ इंसान नहीं होती? बेटा ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने अगर तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी तो लोग हम लोगों का मजाक बनाएंगे। लोग कहेंगे कि रजत में ना जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी। उसने कहा, माँ मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की है। मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से ही करूंगा। रजत के जिद के आगे मैंने हार मान ली थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि गूंगी लड़की ढूंढूं तो कहाँ से ढूंढूं। खैर रजत के इस फैसले को मैंने मान लिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि रजत का घर जल्द से जल्द बस जाए। क्योंकि मेरा एक ही बेटा था, मैं चाहती थी कि उसका घर अपने जीते जी बसता देख सकूं। ये भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी। मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। जब रजत 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूं, मगर मैं रजत की वजह से ये कदम ना उठा सकी। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे रजत से इस कदर प्यार था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। जब भी मुझसे कोई कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आता कि अगर मेरे दूसरे पति ने मेरे बेटे का ख्याल न रखा तो, अगर वो उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगी। बस इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे रजत से बहुत लगाव था। मैंने अपने घर का माहौल एकदम दोस्ताना रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और रजत एकदम दोस्तों की तरह रहें और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, पर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। ना जाने रजत क्यों खोया खोया सा रहता था। शुरू में तो मुझे लगा कि बच्चा छोटा है, बाप की कमी को महसूस करता होगा, शायद जब बड़ा हो तो ठीक हो जाएगा। मगर ये मेरी गलत फहमी थी। वो तो बड़ा होने के बाद और गुमसुम रहने लगा। फिर मैंने सोचा किसी ऐसी लड़की से शादी कराऊंगी जो बहुत हंसमुख होगी, रजत से ढेर सारी बातें करेगी तो रजत धीरे धीरे सुधर जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी रजत ने पानी फेर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने रजत के ख्वाहिश के आगे हार मान ली थी। मैं उसके लिए अब गूंगी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि गूंगी लड़की ढूंढना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों से कहा भी
कि मुझे रजत के लिए गूंगी लड़की चाहिए, पर परेशानी की बात तो ये थी कि कोई भी मेरी बात गंभीरता से नहीं लेता। मैं जिस किसी से गूंगी लड़की की बात करती तो वो आगे से कहता, छोड़ो तुम गूंगी लड़की, ये देखो तस्वीर, ये कितनी प्यारी लड़की है, एमए पास है और बहुत खूबसूरत भी है। लड़कियों की तस्वीर दिखाकर लोग तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे हाथ कुछ भी नहीं था। एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए चारपाई पर आकर बैठ गई। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई। उस औरत को देखते ही मैं पहचान गई। वो अक्सर ही हम लोगों के घर आकर कुछ खाने पीने की चीजें मांग लिया करती थी। वो बहुत गरीब थी। मुझे लगा शायद कुछ खाने पीने की चीजें मांगने आई होगी। उसे देखकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे आज कुछ चाहिए नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है। उसने कहा, दीदी ये बात कहना ठीक भी होगा कि नहीं, बस आपके बारे में सुना कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं तो बताने आ गई। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो नादान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कहा, बताओ तो सही क्या बात है, इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो, जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो। उसने कहा, दीदी मेरी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र भी। मैंने सुना है कि आपके बेटे ने शर्त रखी है कि वो जब शादी करेंगे तो गूंगी और कम उम्र लड़की से ही करेंगे। अगर आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहें तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं मालती की बात सुनकर बहुत सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी अगर मुझसे कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। इतना कहकर वो मेरा जवाब सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन मालती ने जो कहा था उसके बारे में सोचती रही। मुझसे तो कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात रजत के सामने रख दूंगी, वो जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। शाम के वक्त रजत जब काम से आया तो मैंने कहा, रजत तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने कहा, बताओ माँ, क्या कहना है। मैंने कहा, तुम्हें गूंगी और कम उम्र लड़की चाहिए थी ना, मगर ये बताओ कि वो लड़की अमीर होनी चाहिए या गरीब, और पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे सिर्फ गूंगी और कम उम्र लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। मैंने कहा, रजत जो मालती है ना, जो लोगों के घर कभी कभार कुछ खाने पीने की चीजें मांगने आ जाती, वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि उसकी बेटी गूंगी है। मगर मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो चली गई। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी कि अपने इकलौते बेटे के लिए एक फकीरनी की बेटी को ब्याह कर कैसे लाऊंगी। मगर फिर मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूंगी, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा तो मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। मेरी बात सुनकर रजत झट से बोला, माँ आपको उसी वक्त मालती की बात मान लेनी चाहिए थी और उसे बता देना चाहिए था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने कहा, रजत तुम्हें ये फैसला सोच समझ कर करना है, बाद में ये ना हो कि तुम मुझसे कहो कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। रजत ने कहा, माँ मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बस मेरी एक ही शर्त है कि लड़की कम उम्र और गूंगी होनी चाहिए। अब चाहे वो किसी फकीरनी की बेटी हो या किसी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसकी बात पर मैंने सिर हिला दिया। रजत उठकर मुंह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं रजत के बारे में सोचने लगी थी कि ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है कि वो एक फकीरनी की बेटी से भी शादी करने को तैयार हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहे थे और मैंने महसूस किया कि गुजरते वक्त के साथ रजत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द उस लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लूं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रजत की बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया था। पहले तो मेरा बेटा शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था और अब तैयार हुआ तो उसने इतनी जल्दी मचा दी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर, एक दो दिन बाद मैं और रजत मालती के घर गए। मालती हमें देखते ही खुश हो गई और वो समझ गई कि मैं उसकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। उसने हाथ जोड़ते हुए हमें एक चारपाई पर बिठाया और कुछ देर बाद वो अपनी बेटी सुधा को लेकर आई। मालती की बेटी सुधा इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर जी नहीं भरता था।
मालती ने कहा, दीदी ये मेरी बेटी है सुधा। मैंने इशारों इशारों में रजत की तरफ देखा तो रजत ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने उसी दिन अपने बेटे के फैसले के आगे हार मानकर बिना कुछ सोचे समझे रजत और सुधा की शादी तय कर दी। दीदी मेरी बेटी सुधा पूरी तरीके से गूंगी नहीं है, बस भगवान ने इसे आवाज़ नहीं दी है, लेकिन ये सब की बातें सुन सकती है, बस बोल नहीं सकती। मालती की बात सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, हमें इसके साथ इशारों में बात नहीं करनी पड़ेगी, हम जो कुछ भी कहेंगे ये समझ जाएगी। मालती ने कहा, हाँ दीदी। रजत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं इस शादी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर अगले हफ्ते आप लोगों को मंजूर है तो हम ये शादी करने को तैयार हैं। रजत की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि इस लड़के को शर्म नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं। हम बड़ों के आगे ये अपना ही फैसला सुनाने लगा। और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है, आखिर ये इतना बेचैन क्यों है। पर अब तक मैंने अपने बेटे के हर फैसले पर हामी भरी थी, तो ये फैसला भी मुझे उसका मानना ही था। इस बात पर मैंने मालती की तरफ देखा तो उसे भी जल्दी शादी करने में कोई एतराज़ नहीं था। रिश्ता तय करने के बाद मैं और रजत दोनों घर आ गए। धीरे धीरे मैं रजत की शादी की तैयारी करने लगी और वो वक्त भी आ गया जिस दिन रजत की शादी थी। रजत ने पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी सादगी से होगी, इसलिए हमने शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया और रजत और सुधा की शादी करवा दी गई। और सुधा दुल्हन बनकर हमारे घर आई। सुधा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं सोचने लगी कि काश ये बातें करती तो कितना अच्छा होता। कुछ रस्मों के बाद शाम के वक्त मैं सुधा को रजत के कमरे में छोड़ आई थी और मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। अब मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब मुझे मौत भी आ जाए तभी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटे के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ था मैं पूरा कर चुकी थी। आज मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मेरे सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। ना जाने रजत ने ऐसा क्यों किया था। पहले तो वो शादी करने को ही नहीं तैयार हो रहा था और अब वो हथेली पर सरसों जमा कर बैठा था कि जब शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। ना जाने ये लड़का करना क्या चाहता। खैर मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोकर उठी तो अपने बेटे बहू के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। रजत बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी नजर आ रही थी। खैर मैं उन दोनों को नाश्ता देने के बाद कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद रजत कमरे से बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? उसने मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे जैसी लड़की चाहिए थी सुधा बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ी ना समझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। रजत की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मेरा बेटा खुश था, समझो मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई। थोड़ी देर बाद रजत घर से बाहर गया तो सुधा मेरे पास आई और इशारों से कहने लगी, मैं ये बर्तन धो लूँगी। मैंने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना है, उसके बाद तुम किचन में कुछ मीठा बनाओगी, उसके बाद काम करती रहना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी में ना में सिर हिला दिया तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक ही गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ आज मैं और सुधा छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात बहुत गर्मी लग रही थी। मैं रजत की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि धीरे धीरे तो सर्दियाँ आने वाली थी, तो कमरे में इतनी गर्मी कैसे? खैर मैंने इस बात का ज़्यादा विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी तो दोनों छत पर जाने की बात कर रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी छत पर सोने चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सुधा नीचे आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रही थी, पर आज क्या हुआ? मैंने सुधा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? सुधा मुझे इशारों से कुछ बताने लगी। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, तभी वहाँ पर रजत आ गया और उसे डांटकर कमरे में जाने को कहा। सुधा रजत की बात सुनकर कमरे में चली गई। मुझे रजत का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में ले जाने लगी तो मुझे रजत की बात सुनाई दी। वो सुधा को डांटकर कहने लगा, सुधा तुम मेरी एक बात याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो कुछ भी है
हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी माँ के साथ शेयर करो। तुम ये मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो रजत की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खंखार कर उनके कमरे में चली गई। मेरे सामने रजत बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सुधा के साथ भी हंस हंस के बातें कर रहा था। उन दोनों को नाश्ता देकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सोचने लगी कि ना जाने रजत की परवरिश में मैंने कौन सी गलती कर दी है। कुछ दिन गुजरे तो सुधा कहने लगी, मैं घर के काम काज करना चाहती हूँ। मैंने इस बार ज्यादा इनकार नहीं किया और रस्म के मुताबिक उसके हाथ से खीर बनवाई और किचन में काम करने की इजाज़त दे दी। एक दिन मैं सुधा के साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था और आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा थका थका लग रहा था। मेरे घर में हर चीज़ मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर सुधा मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छी वो अपनी गरीबी में थी, जहाँ पर उसकी माँ मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरती थी। आज रजत भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुधा से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैंने उससे कहा, बेटा खाना पेट भर नहीं खाती तुम? क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता? उसने ना में सिर हिलाया और इशारों में बताने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेट भर खाती हूँ, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तुम्हारी माँ जब पूछेंगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। सुधा की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसने मुझे इशारों से बताया कि उसे रजत से डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? रजत से तुम्हें क्यों डर लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा? सुधा एकदम फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है सुधा, मुझे खुलकर बताओ, मैं रजत की खबर लूँगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और मुझे समझाने लगी कि आप इस बात की जिक्र रजत से बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए उसे समझाया कि तुम बेफिक्र रहो, मैं रजत को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर उसके बाद मैंने सुधा से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। शाम को रजत जब ऑफिस से आया तो मैं इन दोनों को गौर से देखने लगी तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो ज़रूर है। सुधा की हालत देखकर मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस राज से पर्दा हटाकर रहूंगी। रात हुई तो रजत और सुधा छत पर सोने चले गए थे। उन दोनों के छत पर जाते ही मैं सोचने लगी कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर छत पर पहुंचते ही सामने का मंजर देख मेरा दिल दहल गया, बल्कि यूं कहें कि मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मेरे छत पर एक बड़ा सा कमरा था। मैं उस कमरे की खिड़की से देखने लगी तो देखा रजत और सुधा उस कमरे में निर्वस्त्र बैठे हुए थे। रजत अपने सामने सुधा को बैठाकर जलती हुई आग में कुछ डालकर मंत्र पढ़ते जा रहा था। उन दोनों को देखकर मुझे सब समझ में आ गया कि माजरा क्या है, क्योंकि ये अंधविश्वास का माजरा था। शायद मेरा बेटा अंधविश्वास में फंस चुका था और मुझे अपनी बहू और बेटे दोनों को बचाना था। पर मैं बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी। रजत तो वैसे ही मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे से पुलिस के पास फोन कर दिया और सारा माजरा समझा दिया। रजत अपने बगल में एक बड़ा सा खंजर रखा हुआ था। उसे देखकर लगता था कि आज वो सुधा की बलि देने वाला है। मैं तो हाथ जोड़कर बस यही दुआ कर रही थी कि पुलिस जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं रजत को ये सब करने से रोक सकती। कुछ देर के इंतजार के बाद तुरंत पुलिस आ गई तो उन्होंने फ़ोन किया। मैं धीरे से दरवाज़ा खोली। पुलिस तुरंत छत वाले कमरे के पास पहुंची, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। रजत अब सुधा की बलि देने ही वाला था। तभी पुलिस ने रजत के सामने गन दिखाते हुए कहा, रजत जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। रजत दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग गोली चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजत की बातों से हम बहुत हैरान हुए। पुलिस रजत को अपनी बातों में उलझाए हुए थी
और पुलिस की कुछ टीम उधर दरवाज़ा खोलने में लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद हम दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। पुलिस अंदर गई और रजत को पकड़ ली और मैं अपनी बहू सुधा के पास गई। सबसे पहले मैंने उसे एक बड़ी सी चादर से ढका। सुधा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने बेटे और बहू को इस गुनाह से बचा लिया था। पुलिस ने जब सख्ती से रजत से इस बारे में पूछताछ की तो रजत ने बताया कि काफ़ी दिनों से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसीलिए मैं बहुत परेशान था, पर मेरे परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा जी के पास जाने को कहा। जब मैं बाबा जी के पास गया तो उस बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। बाबा जी ने कहा, जल्द से जल्द तुम शादी कर लो और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने सामने निर्वस्त्र बैठाकर एक मंत्र पढ़ो और 1 हफ्ते की पूजा के बाद उसकी बलि दे दो, जिससे तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम धीरे धीरे बहुत पैसे वाले हो जाओगे। पर यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी भी लड़की से मैं शादी करता तो वो ये सब मेरी माँ को बता देती। इसीलिए मैंने गूंगी लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि वो मेरे और अपने बीच की बातें किसी को नहीं बता पाएगी। आज लास्ट दिन था, आज मैं सुधा की बलि देने वाला था, पर मौके पर आप लोग पहुंच गए। रजत के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ा और कहा, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अंधविश्वास में फंस गए। काफ़ी पूछताछ के बाद रजत ने उस बाबा जी का एड्रेस दिया। पुलिस ने उस बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया और रजत को एक मानसिक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने रजत को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने को कहा। मैंने इजाज़त दे दी और उसे ये विश्वास दिलाया गया कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं होता और किसी की बलि देने से कोई भी इंसान अमीर नहीं हो जाता। रजत का कुछ दिनों तक इलाज चला। धीरे धीरे करके रजत के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। कुछ दिन बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद रजत अस्पताल से घर आया। मैंने माली बुलवाकर रजत और सुधा का कमरा खुशबूदार फूलों से सजवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा इस अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपनी पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं किया होगा। और पार्लर वाली को बुलाकर मैंने सुधा को भी एक दुल्हन की तरह तैयार करवाया और उसे रजत के कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद रजत सुधा के कमरे में गया, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं रजत के दिमाग में अभी भी अंधविश्वास न भरा हो। आज मुझे पता चला कि एक माँ को अपने बच्चों का घर बसाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मैं मजबूर होकर उन दोनों के कमरे के दरवाजे के पास गई। मुझे डर था कि कहीं रजत सुधा को परेशान न कर रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे आहट हुई कि रजत और सुधा बहुत खुश नजर आ रहे थे और दोनों अपने प्यार के गुफ्तगू में मगन थे। अगली सुबह जब सुधा सोकर उठी तो उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। रजत और सुधा की खुशी देखकर मैंने उन दोनों को प्यार से गले लगा लिया। रजत की शादी के बाद मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक उसके बच्चे अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से खुश ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।